एनसीईआरटी क्लास में सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज बन रही है क्लास 6 टू क्लास 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, यानी सभी विषयों की। और इसमें हिस्ट्री की सीरीज बनाई जा रही है। अभी हिस्ट्री में क्लास 6 को चूज किया गया है। देखिए हमने लिखा है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 8, यानी क्लास 6 के चैप्टर या अध्याय 8 चैप्टर 8 पढ़ाया जा रहा है। उसका आज पार्ट 4 है। देखिए लिखा है पार्ट 4। अगर आपके पास बुक हो तो आप बुक का पेज नंबर 79 यानी 79 ओपन कर लीजिए। देखिए हमारे पास बुक है और मैं इसका पेज संख्या 79 में ओपन कर रहा हूं, तो आप भी ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, मैं एक शब्द भी नहीं छोड़ता हूं। आज मैं इस 3 टॉपिक पर बात करूंगा, 3 सब टॉपिक पर आप ऐसे कहिए बात करूंगा। पहला जो मैं बात करूंगा वो आपके चैप्टर में दिया गया है शिल्प तथा शिल्पकार, यानी क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। तो इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। अच्छा, इसी के अंतर्गत मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर NBPW के बारे में, यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, या हिंदी में उत्तरी काले चमके पात्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा। और साथ ही साथ एक और टॉपिक पर चर्चा करूंगा, इसमें सूत काटने और बुनने के नियम, रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। और यह नियम का आधार है अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र। चाणक्य ने अर्थशास्त्र किताब लिखी थी और उसी में इस चीज का वर्णन है कि उस समय सूत को कैसे काटा जाता था और बुना कैसे जाता था। तो ये भी आपको मैं बताऊंगा। इस तरह से 3 टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक है, आपको मैं बताऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहला जो है शिल्प तथा शिल्पकार पर मैं चर्चा कर रहा हूं। देखिए शिल्प तथा शिल्पकार, ये पहले समझ लीजिए। शिल्प तथा शिल्पकार तथा शिल्पकार, शिल्पकार, ये है शिल्प तथा शिल्पकार। और इंग्लिश में बोल सकते हैं क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन। इंग्लिश में भी लिख देता हूं क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन एंड क्राफ्ट्स पर्सन्स। ये तो इस पर थोड़ा हम चर्चा करें। और उस समय क्या इसकी स्थिति थी तो ये बताया गया है, क्योंकि हम लोग अब नगर में आ गए हैं। हमारा टॉपिक क्या है? गांव, शहर और व्यापार। तो इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो गांव के बारे में चर्चा हो गई है। अब नगर के बारे में पिछले जो पार्ट बना था उसमें हमने चर्चा किया था, जिसमें कि मथुरा नगर की बात की थी। अब उन नगरों में शिल्प या शिल्पकार कैसे होते थे, या गांव भी थे वहां पर भी शिल्प और शिल्पकार कैसे रहते थे, इसकी चर्चा हो रही है। तो क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन के बारे में चर्चा है। तो ये तो गांव नगर दोनों में होते हैं, तो इनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। अब देखिए मैं पढ़ रहा हूं, फिर मैं इसको समझा रहा हूं। पहले देखिए मेरी ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। पूरा स्थल मतलब कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट से क्राफ्ट्स यानी शिल्प के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। तो जो आर्कियोलॉजिकल साइट से यानी पूरा स्थल से जो क्राफ्ट्स या शिल्प के नमूने मिले हैं, उनमें मिट्टी के बहुत ही पतले, मिट्टी के बने हुए बर्तन मिले हैं और वो बहुत ही पतले हैं, फाइन हैं, साथ ही साथ सुंदर है, बहुत ही सुंदर बर्तन मिले हुए हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जो उत्तरी काले चमकीले पात्र की बात हो रही है। देखिए ये लिखिए, एक मेन बात है। देखिए उत्तरी, ये पहले जान लीजिए, उत्तरी काले चमकीले पात्र, पात्र मतलब बर्तन। तो ये है, यही है। उत्तरी का मतलब कि ये उत्तर भारत में या उत्तर उपमहाद्वीप में ज्यादा मिले हैं, इसलिए उत्तरी शब्द है। और ये काले चमकीले पात्र थे, बर्तन थे मिट्टी के, तो इसीलिए इसको अंग्रेजी में इसी को हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं NBPW। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि NPW काल कब है, कहाँ मिले हैं, तो बताइएगा। और NPW का मतलब क्या है? देखिए नॉर्दर्न, नॉर्दर्न इसका ये अब्रिविएशन है। तो नॉर्दर्न का एन शब्द ले लिया गया,
बी का हो गया ब्लैक, नॉर्दर्न ब्लैक। पी का हो गया पॉलिश्ड, पॉलिश्ड, पॉलिश्ड। और ये इसका मतलब हो गया वेयर हो गया। डब्लू का मतलब वेयर, वेयर मतलब बर्तन, मृदभांड। तो ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर को ही शॉर्ट फॉर्म में NBPW कहते हैं। और हिंदी में उत्तरी काले चमकीले पात्र। ये जो बर्तन थे ये मिट्टी के होते थे और ये काले रंग के हो जाते थे, बहुत ज्यादा पकाया जाता था और फिर मिट्टी का काले रंग का लेप भी लगाया जाता था, जिससे बिल्कुल ये चमकने लगता था, ब्राइटनेस इसमें आ जाती थी। तो ये पात्र होते थे, ये मिले हैं। और ये किस चीज के बने होते थे? तो देखिए ये मिट्टी के बने होते थे, मिट्टी के बने होते थे। तो इसके बारे में है। और देखिए इसके बारे में कुछ विशेष चीज बताया गया है, मैं पढ़ देता हूं। देखिए एनपीपीडब्ल्यू के बारे में शॉर्ट देखिए। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। तो ये जो पात्र हैं ये सबसे पहले तो एक ये कठोर चाक पर निर्मित होते थे। चाक मतलब कि व्हील होता था, एक चक्का जैसा बनाया जाता था, व्हील पहिया समझते हैं ना। और वही हॉरिजॉन्टल होता था, पृथ्वी पर सतह पर हॉरिजॉन्टल रख के उसको घुमाया जाता था, उस पर मिट्टी से बर्तन बनाए जाते थे। आज भी जो आप बहुत सारे रूरल्स एरिया में चले जाएं तो वहां पर पॉटर मिलेंगे, कुम्हार वर्ग मिलेंगे और वे लोग ये बनाते हैं। बहुत ही एक कलाकारी का चीज है, बहुत सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन बनते हैं और मिट्टी के आइटम बनते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसका हम लोगों को प्रोत्साहन भी देना चाहिए। और बिल्कुल यह लोकल चीजें हैं, इन पर्यावरण से कोई इनका नुकसान नहीं है, ये इको फ्रेंडली है, तो ये बनाया जाता है। तो उसमें बनते थे। और ये क्या होता था इसमें देखिए कि ये बताया जा रहा है कि ये जो बर्तन होते थे यह धातु की तरह दिखते थे। धातु होते नहीं थे, मिट्टी के थे, लेकिन ऐसा सुंदर उस पर पॉलिश किया जाता था कि उस चमकदार पॉलिश के कारण वो मेटालिक लुक उसमें आ जाता था, धातु की तरह दिखते थे। यहाँ पर इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टी पर उच्च तापमान में रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी और इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसे चमक प्रदान करता था। तो ये बिल्कुल सही बात है कि कुम्हार जो है ये मिट्टी को चाक पर रख के ये बर्तन बनाते थे और फिर इसको हाई टेम्परेचर पर, उच्च तापमान पर इसको पकाते थे आग में। और पकाने के कारण ये इसका बाहरी सतह कैसा हो जाता था? काला हो जाता था, क्योंकि ज्यादा पकता था तो काला होता है। और जब काला हो जाता था तो उस पर वे लोग क्या करते थे कि फिर अलग से भी काली एक लेप लगाते थे, खूब सुंदर पतली काली लेप लगा देते थे और उस काली लेप से वो शीशे जैसा चमकदार हो जाता था, उसमें बहुत शाइनिंग आ जाता था और उसका लुक कैसा हो जाता था? मेटालिक हो जाता था। तो यही NBPW है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं समझ रहा हूँ। परीक्षा में इसके बारे में बहुत पूछा जाता है कि NPW क्या, व्हाट इज NBPW, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो मैक्सिमम ये उत्तरी शब्द नॉर्दर्न एरिया में या नॉर्दर्न सब कंटिनेंट में पाए जाते हैं, इसलिए इसको उत्तरी कहा गया। तो ये समझ गए हैं। अब आइए, ध्यान रहे अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। एक और ध्यान रखिए कि ये सब चीज तो शुरू में बताया गया था कि ये पूरा स्थल आर्कियोलॉजिकल साइट से मिला है। अब ध्यान दीजिए कि ये तो मिल गया, ये टूटा या कहीं कहीं बिना टूटा हुआ भी हमको मिल गया है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि जिस समय ये यूज में लाए जाते होंगे ये सब चीज, उस समय के अन्य चीज नहीं मिले होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ऐसे चीज है जो नष्ट हो जाने लायक हैं, वो बच नहीं पाते हैं। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन महत्वपूर्ण था। विभिन्न ग्रंथों में या पुस्तकों में लिखा गया है कि उस समय, जिस समय का हम बात कर रहे हैं, और ये सब बात हो रही है आज से 3000 वर्ष पहले की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? 3000 वर्ष पहले की बात हो रही है, आज से 3000 वर्ष। मथुरा की चर्चा बताया कि मथुरा महत्वपूर्ण केंद्र 2500 वर्ष पहले से था और लगभग 3000 वर्ष पहले की जो बात हो रही है, तो उस समय के जो ग्रंथ हैं वो बताते हैं कि उस समय भारत में कपड़ा का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण तरीके से होता था और हम लोग कॉटन के कपड़े के जो सामान होते थे या कपड़ा बनाने के लिए, फैब्रिक्स के लिए भारत महत्वपूर्ण था और यहाँ उत्पादन होता था। उत्तर में बनारसी तथा दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। और ये भी बताया गया है
कि भारत में उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में आपका मदुरई, उत्तर में उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में एक वाराणसी प्रमुख शहर है। वहां से आज के वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के सांसद हैं और तीसरी बार वहां से जीते हैं। तो इसलिए आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ कि वाराणसी वह बहुत बड़ा केंद्र है, केंद्र था उस समय कपड़ा उत्पादन का। और मदुरई तमिलनाडु में है, दक्षिण भारत में, और वह भी कपड़ा उत्पादन का केंद्र था मदुरई। और देखिए मैप पर देख लीजिए, देखिए ये बनारसी है, देखिए उत्तर प्रदेश में, यही देखिए बनारसी, देखिए हमने काला टिक लगा दिया है, यही वाराणसी है, गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है और ये उत्तर प्रदेश में है और बहुत महत्वपूर्ण शहर है। इसी को वाराणसी, इसी को बनारस या इसी को काशी कहते हैं। तो यहाँ ये बहुत बड़ा वस्त्र उत्पादन का केंद्र था उस समय, आज से 3000 वर्ष पहले। और देखिए दक्षिण भारत में, देखिए तमिलनाडु में, देखिए यही मदुरई है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जगह है। मदुरई जिला भी है और उसका मुख्यालय ये मदुरई शहर है। और यह भी उस समय मदुरई जो था ये कपड़ा उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये देखिए उत्तर में वाराणसी जो अभी वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, और ये देखिए दक्षिण में मदुरई जो वर्तमान तमिलनाडु में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र थे, तो ये बता रहा है। साथ ही साथ अन्य शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। एक और बात है, हाँ यहाँ तो हमने कपड़ा उत्पादन की बात किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कपड़ा, नेक्स्ट पॉइंट है कपड़ा उत्पादन। कपड़ा उत्पादन, इसके दो केंद्र बता दिया गया, एक बता दिया गया वाराणसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, ये उत्तर में है, कहाँ है, उत्तर में है। और देखिए, और दूसरा बता दिया गया ये मदुरई, मदुरई मैंने चर्चा किया इसका, मदुरई ये कहाँ है, दक्षिण में है। और ऐसे जानने के लिए ये उत्तर प्रदेश में है और ये तमिलनाडु में है। तो यहाँ कपड़ा उत्पादन होता था। तो इतना आप समझ में आ गए। अब थोड़ा सा आगे मैं बढ़ूंगा और मैं संघ और श्रेणी के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में ये बहुत पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में भी आप चर्चा कर लीजिए। तो आइए इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ और आप सुनिए। अभी तक आप डॉक्टर ए के ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ये बहुत ही आपके लिए यूजफुल है, उपयोगी है। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट भी कीजिए। अब आइए देखिए, अब यहाँ पर मैं बताऊंगा यहाँ पर कि अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें जिन्हें श्रेणी कहते थे। तो ये देखिए, एक मैं श्रेणी के बारे में चर्चा करूंगा। श्रेणी बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में कि श्रेणी क्या है, ठीक है ना। तो श्रेणी क्या है, ये कौन बनाते थे, ये श्रेणी यहाँ तो देखिए कि जो शिल्पकार और व्यापारी दोनों बनाते थे। श्रेणी शिल्पकार भी बनाते थे, शिल्पकार, ये संघ हुआ करता था। श्रेणी है क्या, ये संघ है, संघ बनाते थे, एसोसिएशन अपना बनाते थे, और शिल्पकार बनाते थे और साथ ही साथ व्यापारी लोग भी बनाते थे। व्यापारी, समझ में आ गया कि व्यापारी भी श्रेणी बनाते थे और शिल्पकार भी श्रेणी बनाते थे, और श्रेणी एक संघ होता था। बहुत व्यापारी आपस में मिलके एक संगठन बना लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिए, जिसे श्रेणी कहा गया। और इसी तरह से बहुत सारे शिल्पकार या क्राफ्ट पर्सन आपस में मिलके एक एसोसिएशन बना लिए, उसको हम क्या बोले, श्रेणी बोले। तो ये श्रेणी कहलाते थे। अच्छा देखिए, शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। अब जो ये शिल्पकार वाले जो श्रेणी है, देखिए ये जो शिल्पकार की जो श्रेणी है, देखिए शिल्पकार वाली जो श्रेणी है, इनका काम क्या क्या था, देखिए इनका काम, इनका कार्य देखिए, श्रेणी का कार्य लिख लीजिए। तो इनका पहला कार्य था प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग देना। शिल्प का ट्रेनिंग, किसका ट्रेनिंग, शिल्प का, क्राफ्ट, किसी क्राफ्ट के बारे में प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना। जैसे आजकल स्किल इंडिया मूवमेंट चल रहा है और स्किल डिपार्टमेंट बनाया गया है विभिन्न चीजों की ट्रेनिंग देने के लिए, तो आजकल भारत सरकार बना रही है। ये हमारे यहाँ बहुत पहले से होता आ रहा है, और आज से 3000 वर्ष पहले हमारे जो शिल्पकार से, जो क्राफ्ट पर्सन थे, वो लोग श्रेणी बनाते थे। और श्रेणी का कार्य क्या था, तो पहला काम था प्रशिक्षण देना। देखिए प्रशिक्षण देना एक काम होता था। दूसरा इनका काम क्या था, दूसरा इनका काम था इसका, देखिए कच्चा माल उपलब्ध कराना, कच्चा माल उपलब्ध, रॉ मटेरियल उपलब्ध कराना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना।
ये दूसरा काम था इनका कि रॉ मटेरियल को प्रोवाइड कीजिए। और तीसरा इनका काम था ये कि तैयार माल का वितरण करना, तैयार माल का वितरण करना, तैयार माल यानी जो प्रिपेयर्ड गुड्स होंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, तैयार माल का वितरण। तो तीन ही काम होता है, तीन मेन काम दे दिया गया कि किसी भी क्राफ्ट के लिए ट्रेनिंग दे दिया गया, प्रशिक्षण दे दिया गया उस चीज को बनाने के लिए, साथ ही साथ उस चीज को बनाने के लिए रॉ मटेरियल या कच्चा माल उपलब्ध करा दिया गया। और जब रॉ मटेरियल से माल तैयार हो गया तो जब सामान बन गया तो उस गुड्स को, उस तैयार माल को वितरण कर देना, डिस्ट्रीब्यूशन कर देना। ये तीन काम ये श्रेणी करता था, बहुत महत्वपूर्ण काम था। तो ये देखिए, साथ ही साथ देखिए कि यहाँ पर कि जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी, और जो व्यापारी की श्रेणी है, देखिए व्यापारी की जो श्रेणी है, श्रेणी इसका मेन कार्य क्या था, व्यापार का संचालन, व्यापार का संचालन, व्यापार का संचालन। व्यापारियों की जो श्रेणियां हैं वो ट्रेड का संचालन करती थी। तो व्यापारी की जो श्रेणी है वो उसका कार्य था व्यापार का संचालन करना। इसी तरह श्रेणी के रूप में और करती थी, श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा करते थे। एक और बात है कि ये जो श्रेणियां हैं ये बैंक के रूप में भी काम करती थी। देखिए ये श्रेणी जो है, देखिए इसका मेन काम था कि बैंकों के रूप में काम, बैंकों के रूप में, ऐसे लिखिए, बैंकों के रूप में कार्य करती थी, कार्य। तो श्रेणियों का बैंकों के रूप में भी श्रेणी काम करती थी। श्रेणी शिल्पकारों की भी होती थी, व्यापारियों की भी होती थी। व्यापारी की श्रेणी का काम था व्यापार का पूरा पूरा संचालन करना, और जो शिल्पकार की श्रेणी होती थी तीन काम करती थी। पहले तो किसी भी क्राफ्ट्स के लिए ट्रेनिंग देती थी, प्रशिक्षण देती थी, उस क्राफ्ट के लिए रॉ मटेरियल कच्चा माल उपलब्ध कराती थी, और जब कच्चा माल तैयार हो जाता था तो उसको उसका वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन कराती थी। और श्रेणियां जो थी चाहे शिल्पकार की हो या व्यापारी की, ये बैंकों का भी काम करती थी, बैंक के रूप में काम करती थी। और बैंक में क्या काम होता है भैया, तो जहां लोग पैसे जमा रखते थे, बैंक में क्या होता है, लोग पैसे जमा रखते थे। साथ ही साथ इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। लोग जो पैसा वहां पर निवेश करते थे, इन्वेस्ट करते थे, जमा करते थे, उसका काम प्रॉफिट के लिए किया जाता था। और उससे साथ साथ उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था। जब जो उससे लाभांश मिलता था, उसका डिविडेंड मिलता था, तो उसका कुछ हिस्सा जो लोग जमा करते थे उनको लौटा दिया जाता था, या फिर मठ या धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था, या फिर उस कार को मठ या किसी धार्मिक संस्थान को भी दे दिया जाता था। क्योंकि उस समय के जो मठ थे और धार्मिक संस्थान थे बहुत ज्यादा वो लोकोपकारी काम करते थे, जन कल्याण का काम करते थे, इसलिए उनको भी दे दिया जाता था। तो यहाँ तक तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ साथ अब आगे आ जाइए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो फिर मैं सूत काटने और बुनने के नियम की चर्चा करूंगा जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मेंशन किया है। तो आप इसे इसको नोट कर लीजिए, और फिर मैं इसको देखिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे मिटा देता हूँ। अब मैं इसे इरेज करता हूँ। साथ ही साथ मैं जब इरेज करता हूँ तो विशेष बात आपसे चर्चा करता हूँ कि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। साथ ही साथ आप पूरे वीडियो को देखिए। देखिए ये पार्ट 4 बन रहा है चैप्टर 8 का। इसका मतलब कि पीछे के सभी चैप्टर्स बन गए हैं, उनके पार्ट बन गए हैं। सभी का लिंक एक प्लेलिस्ट के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप सबको देखिएगा तो आपकी बहुत सुंदर तैयारी होगी। और आप विश्वास कीजिए, आपको कहीं विशेष तरह की बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना होगा, और परीक्षा आप निश्चित तौर से क्रैक कीजिएगा। अब आ जाइए यहाँ पर सूत काटने और बुनने के नियम। अब जो टॉपिक है मेरा सूत काटने, सूत काटने सूत काटने और लिख लीजिए, सूत काटने और बुनने के नियम, बुनने के नियम, इस पर थोड़ा हम चर्चा कर लें। और ये विशेष रूप से उस समय के अर्थशास्त्र में वर्णन किया गया है। क्या है, यहाँ देखिए इंग्लिश में है, रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड यहाँ पर
वीविंग, ठीक है, रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, सूत काटने और बुनने के नियम। तो ये है, देखिए पढ़ के समझा देता हूं। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है और इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कटाई और बुनाई होती थी। तो ये जो भी नियम दिया गया है यह अर्थशास्त्र में दिया गया है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र एक किताब का नाम है और इस किताब को कौन लिखा है? तो कौटिल्य लिखा है। कौन लिखा है? कौटिल्य, कौटिल्य लिखा है। कौटिल्य को ही हम लोग और क्या बोलते हैं? चाणक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाणक्य बोलते हैं। इसको और नाम क्या है? विष्णुगुप्त। इतने नाम कौटिल्य के बारे में आता है। तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है अर्थशास्त्र। वास्तव में यह स्टेट क्राफ्ट या राजनीति शास्त्र की किताब है, लेकिन और भी बहुत सारे चीज उसके साथ दिए गए हैं। इसी अर्थ का शास्त्र में सूत काटने और बुनने के नियम दिए गए हैं और बताया गया है कि यह एक विशेष पदाधिकारी के देखरेख में, इसमें बताया गया है कि विशेष पदाधिकारी के, विशेष स्पेशल ऑफिशियल्स, विशेष पदाधिकारी के देख रेख में कारखानों में, मतलब कि जो सूत उसमें काटा जाता था या सूत का जो स्पिनिंग और वीविंग होता था, कटाई और बुनाई होती थी, वह कारखानों में किसी स्पेशल ऑफिशियल के निगरानी में होती थी, सुपरविजन में होती थी। तो ये एक बात आ गई। साथ ही साथ ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, सन को तैयार करके, ठीक है ना, सूत किस किस चीज से बनता था? तो देखिए सूत जो बनता था, यहाँ पर देखिए जो सूत बनता था, ठीक है, तो ये जो सूत बनता था किस किस चीज से बनता था? देखिए ऊन से बनता था, ऊन के साथ ही साथ देख लीजिए पेड़ों की छाल, पेड़ के छाल से भी बनाए जाते थे, ठीक है, बार्क ऑफ द ट्री। और इसी साथ साथ देख लीजिए कपास से भी सूत बनता था, कपास, कॉटन, कपास हो गया। इसी साथ साथ देखिए पटुआ से बनाया जाता था, पटुआ भी एक पौधा होता है, और सन से बनते थे, पटुआ से हो गया और साथ ही साथ सन से भी बनता था, एवं सन भी पौधा का नाम है, सन से बनता था। तो इन सब चीजों से सूत बनाया जाता था, ऊन से, पेड़ों की छाल से, कपास से, पटुआ से एवं सन से सूत बनता था। ये बनाते कौन कौन थे? ये सूत तैयार करने का काम कौन कौन करता था? तो इसको सूत तैयार करने के काम, इसका जो कार्य जो था, ये कार्यकर्ता कौन कौन था? तो सबसे पहले देखिए इस कार्य में उसने मेंशन किया है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मेंशन किया है कि सूत जो बनते थे उस समय विशेष पदाधिकारी के देखरेख में बनते थे। सूत ऊन से बनाए जाते थे, पेड़ों की छाल से बनाए जाते थे, कपास से बनाए जाते थे, पटुआ से बनाए जाते थे, सन से बनाए जाते थे। और ये सूत बनाने का काम कौन करता था? तो कार्य करने के लिए उसने बताया है यहाँ पर कि देखिए विधवाओं, जो विधवा, विडो वुमेन थी, विधवाएं करती थी, ठीक है ना, या विधवाएं लिख देते हैं। इस काम में कौन कौन संलग्न थी? तो विधवाएं, जो विडो वुमेन थी, जिसके पति मर गए थे, वे लोग भी ये काम उनको काम करना चाहिए, वो लिखा है। सक्षम अक्षम महिलाएं, यहाँ पर सक्षम अक्षम महिलाएं, अगर डिफरेंट एबल्स वुमेन है, कुछ उसमें सक्षम है कुछ अक्षम है, उन महिलाओं को भी इसमें नियुक्त किया जाता था। और आपको पता है, बताए हैं कि इसकी एक ट्रेनिंग भी दी जाती थी एक सक्षम ऑफिशियल पदाधिकारी के निरीक्षण में। तो सक्षम अक्षम महिलाएं भी इसमें लगती थी। इसमें आप देखिएगा कि वुमेन बेस्ड ये काम था, सूतों का काम जो था विशेष रूप से इसमें महिलाएं पार्टिसिपेट करती थी, इसका यही मतलब निकलता है। और देखिए भिक्षुणियां थी, भिक्षुणी, नन्स जो कहते हैं, तो उसमें नन्स, भिक्षुणियां जो नन्स बन गई थी, नन्स, तो नन्स जो थी ये भी सूत काटने का काम करती थी। अब वृद्धा बेस्वाएं, जो वृद्ध बेस्या हो गई है, अब कोई दूसरा काम नहीं कर सकती है, वृद्ध बेस्याएं, तो ये लगेगा कि डिफरेंट तरह की वुमेन जो थी इसमें, इस कार्य में संलग्न थी। इसी के साथ साथ देखिए
कि रिटायर्ड दासी जो थी, अवकाश प्राप्त दासी, अवकाश प्राप्त दासी, अवकाश प्राप्त दासी, जो दासियां जो थी, इसी तरह से इस कार्य में सेविकाएं जो थी, सेविका, दासी, सेविका, इसी तरह से देखिए देवदासी, देवदासी, टेम्पल वुमेन जो होती थी, जो मंदिरों में पूजा के काम में मदद करती थी, उन्हें देवदासी कहा जाता था। तो ये सब देवदासी थी, इन सबों को लगाया जा सकता था। तो ये चाणक्य लिखते हैं कि इसमें मैक्सिमम वुमेन को इन्वॉल्व किया जाता था, सम्मिलित किया। उसमें विशेष रूप से जो विधवाएं होती थी या जो सक्षम अक्षम जो महिलाएं थी, डिफरेंट एबल महिलाएं जो थी, या भिखुनियाँ जो थी, नन्स जो थी, वृद्ध जो वेश्याएं थी, अवकाश प्राप्त जो दासियां थी या सेविका थी या देवदासी थी, इन सभी को इन कामों में लगाना चाहिए या लगाया जा सकता है, ऐसा चाणक्य बोलता है। इन्हें इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। और साथ ही साथ वो बोलता है कि इन सभी लोगों को क्या देना चाहिए, पारिश्रमिक देना चाहिए। सभी लोगों को पारिश्रमिक, मजदूरी कहता है कि इन सबों को पारिश्रमिक देना चाहिए। सभी को पारिश्रमिक भी मिलता था या देना चाहिए, ये उसका विचार है कौटिल्य का। और लिखा है कि सभी को उनकी क्षमताओं के आधार पर उन्हें आप पारिश्रमिक दीजिए और कुछ उनके लिए पैसे दीजिए उनको, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। और देखिए, जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपने दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती है। ये भी कहा है कि बहुत ऐसे महिलाएं हैं जो घर में रहती हैं और घर से बाहर वो नहीं जा सकती हैं और वो काम करने की इच्छुक हैं, तो वो क्या करती थी कि अपने दासियों से कारखानों में या जहाँ कच्चा माल मिल रहा है वहां से कच्चे माल मंगवा लेती थी और मंगवा कर उनसे सूत तैयार करके और फिर उस जगह तक, उस डेस्टिनेशन तक या कारखाने तक उसको पहुंचा देती थी। तो ये भी काम होता था। और है कि वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। लेकिन जो महिलाएं कारखाने तक जा सकती थी, वे कारखाने तक जाती थीं और वहां जाकर उन्हें उसका पारिश्रमिक मिल जाता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। जब माल जाता था कारखाना में तो वहां अच्छी तरह से रोशनी की व्यवस्था थी, लाइट की व्यवस्था थी, ताकि माल की गुणवत्ता को जांचा जाए कि माल सही तरीके से तैयार हुआ कि नहीं हुआ। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलती थी। एक और बात है कि अगर जो माल मतलब गुड्स, जो कच्चा माल को सूत बना के गया है तैयार करके, उसको जो उसका जो सुपरवाइजर या निरीक्षक है उसको देखे तो ठीक है, लेकिन अगर वो इधर उधर की बात करता है महिला से या महिला को देखता है उधर, तो उसे सजा मिलती थी। बहुत ऐसे उस समय भी लंपट हमारा निरीक्षक हो सकते हैं, तो उसमें कड़े नियम थे कि अगर महिला गई आपको तैयार गुड्स को देने के लिए, तैयार माल को देने के लिए, आप उस माल को देखिए और उसका पारिश्रमिक दीजिए और बात खत्म कीजिए। लेकिन अगर आप ये नहीं करके आप इधर उधर अनावश्यक उस महिला से बात करेंगे और महिला से आप नाजायज लाभ लेने की कोशिश करेंगे, महिला पर देखेंगे, ठीक है ना, और गलत दृष्टि से देखेंगे, तो आपको सजा मिलेगी। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा, इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। यहाँ पर एक नियम बताया कि नियम कठोर था, अगर औरत अपना काम नहीं किया तो जुर्माना देगी और कहा गया कि अंगूठा भी काटा जा सकता था। हालांकि अंगूठा सबका नहीं काटा जाता था, लेकिन इसका मतलब यही था कि कठोर दंड का प्रावधान था। और इस कठोर दंड किस लिए कहा गया था, तो ये क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कि भैया आप गुणवत्ता को मेंटेन कीजिए नहीं तो बहुत कठोर सजा मिलेगी। तो दोनों बात थी कि क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं, क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए, नहीं तो कठोरतम सजा मिल जाएगी। साथ ही साथ जो निरीक्षक है, सुपरवाइजर हैं, और वो अगर महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, महिलाओं के साथ अश्लीलता का व्यवहार करते हैं, उन्हें अनावश्यक तरीके से आप उनसे बात करते हैं या उनको देखते हैं, तो इसके लिए उन्हें भी पनिशमेंट या सजा मिलती थी। तो इतना कड़ा प्रावधान था उस समय का। तो यही अर्थशास्त्र में लिखा गया है और यह अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है, यानी चाणक्य या विष्णुगुप्त की रचना है, उसमें ये सब नियम बताए गए हैं। तो ये बहुत आज आप चीज़ों ने देखा और इसी तरह से फिर अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए। आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।